आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सहायक होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे थे कि केमिस्ट्री इन इंट्रोडक्शन एंड मैटर, मैटर से क्वेश्चन रिलेटेड है, पदार्थ के। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, अगर मुख्य रूप से बात करें तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मुख्य रूप से पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, और वैसे अगर सामान्यतः बात करें कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, 5 अवस्थाएं की बात करें कौन कौन से होते हैं? तो देखिए 5 अवस्थाओं की बात करें तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, ये क्या होती है? पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, और मैटर क्या होता है? पदार्थ के बारे में इंट्रोडक्शन है। तो पदार्थ क्या होता है? जो हमारी इन्वायरमेंटल में क्या करता है? कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। क्या होता है? कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? हमें बताना है कौन से अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या है? अधिकतम है, मतलब ज्यादा आकर्षण बल है। अब आकर्षण बल को सिंपल सा समझ लें, जिसकी डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी, यानी घनत्व तो क्या होगा? ज्यादा होगा, तो उसके परमाणुओं के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? हाई होगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैं मैग्नेट की एग्जांपल देख समझाता हूँ। जैसे आप एक चुंबक आप जानते हैं, चुंबक क्या होता है? जो चुंबक होता है उसके 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। और यहाँ पे देखिए एक नॉर्थ है, साउथ है, एक नॉर्थ है, और दोनों अपोजिट पोलों के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। चुंबक अगर दोनों पास पास आए तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? हाई होता है। उसी तरह पदार्थ के अणु अगर पास पास हो तो आकर्षण बल क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, तो सबसे अधिकतम आकर्षण बल जो होता है किस में होता है? ठोस में होता है। अगर इसके क्रम की बात करें तो क्या होगा? सॉलिड का होगा, फिर किसका होगा? लिक्विड का होगा, फिर किसका होगा? गैस का होगा। ये इसके क्या होते हैं? क्रम होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स के क्या होते हैं? क्रम होते हैं। अगर डेंसिटी की बात करें तो सबसे हाई किस में होता है? सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर किस में होता है? गैस में होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये चौथी अवस्था अगर पदार्थ की पूछ लिया आपसे, चौथी अवस्था पूछ लिया ना, तो प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है। और 5वीं अवस्था की पूछ लिया ना, तो 5वीं अवस्था क्या है आपका? बीईसी है, यानी कि बोस-आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन जो होता है पदार्थ की 5वीं अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। देखिए सही नहीं है। अब अभी बताएं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल होता है। और ये क्या कह रहा है? कोई आकर्षण बल नहीं होता है। मतलब क्या हो गया? ये क्वेश्चन क्या है? यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। और बाकी सारे ऑप्शन क्या है? सही है। हम पढ़ के भी बता देते हैं आपको। पदार्थ के कण एवं द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। देखिए पदार्थ के कण क्या होता है? द्रव में भी होते हैं, वायु में भी होते हैं, स्थानांतरित भी होते रहते हैं। ये भी बात क्या है हमारा? सही है। दूसरा क्या है सही ऑप्शन? पदार्थ कणों से बना होता है। ये वैसे पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। अंतर का मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है तो इसके कणों के बीच क्या होगा? थोड़ा बहुत क्या होता है? अंतर होता है, मतलब थोड़ी एक दूसरे से दूरी पे होते हैं। इसकी बात कर रहा है। यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन है क्या है? सही है। और ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? अब हमें देखिए इसमें 3 जो क्या दे, 3 गलत दिया हुआ और एक सही है। सही वाले को ढूंढना है। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। देखिए पदार्थ के कण जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? मोशन, गति करते रहते हैं। क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। ठीक है, तो उनके जो कण होते हैं गतिशील होते हैं। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। देखिए गैस के बीच देखें तो बड़े अंतराल होते हैं, लिक्विड के बीच अगर देखें तो क्या होता है? थोड़ा सा कम होते हैं। और सॉलिड के बीच भी अंतराल होते हैं, लेकिन ठोस के बीच भी अंतराल होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। देखिए पदार्थ के कण जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? व्यवस्थित तरीके से विन्यासित नहीं होते हैं। ठीक है, क्या सही है? देखिए ठोस के कणों के क्या सही है? तो व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं या उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। अगर जो बात करें हम ना, तो व्यवस्थित तरीके से क्या होते? व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये हमारा क्या होगा? सही होगा। और उसमें न्यूनतम आकर्षण होते हैं, ये भी बात क्या है? हमारा गलत है। न्यूनतम आकर्षण होते ही बात क्या होगा? हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं?
अगर बात करें अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा ना, तो वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक पदार्थ की 5 अवस्थाएं निकाली गई हैं। कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। पहला जो होता है आपका कौन सा होता है? अगर पहली अवस्था की बात करें तो कौन सा होगा? आपका ठोस होगा। दूसरी अवस्था की बात करें तो कौन सा होगा? आपका द्रव होगा। तीसरी अवस्था की बात करें तो कौन सा होगा? आपका गैस होगा। चौथी अवस्था की बात करें तो कौन सा होगा? आपका प्लाज्मा होगा। और पांचवी अवस्था की बात करें तो कौन सा होगा? आपका बीईसी यानी कि बोस-आइंस्टीन होता है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 5 है। अगर मुख्य रूप से कहेगा तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें से क्या हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। देखिए, पदार्थ के कणों के बीच, अभी हमने बताया कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। तो ये कथन हमारा क्या है? सही नहीं है। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। ये बात क्या है? सही है। पदार्थ कणों से बना होता है। आपको पता है पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं? पदार्थ बने होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। बताएं, सबसे ज्यादा अंतर पदार्थ के कणों के बीच किसके बीच होता है? गैस के बीच होता है। उसके बाद किसके? लिक्विड के बीच। उसके बाद किसके? सॉलिड के बीच होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। ये भी बात क्या हमारा सही है। गलत आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। मतलब किसी भी गैस का फैलाव किसमें ज्यादा हो रहा है? मतलब बहुत तेजी से फैल रहा है। तो आप देखिए, अगर ठोस की बात करें, हम ठोस की बात करें तो जो ठोस होता है ना, इसके अगर पार्टिकल्स की बात करें तो इसके पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। जब बहुत पास पास होगा तो दूसरे पार्टिकल, आप बताइए क्या दूसरे पार्टिकल इसमें आसानी से एंट्री कर जाएंगे? क्या नहीं करेंगे। यानी कि विसरण क्या होगा? इसमें कम होगा। लिक्विड की बात करें, अगर जो द्रव की बात करें तो द्रव में जो होता है कण इसके क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं। तो इसमें विसरण क्या होगा? ठोस की अपेक्षा क्या होता है? तेजी से होता है। लेकिन अगर गैस में बात करें, गैस में बात करें तो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कण जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। जब बहुत दूर दूर होगा तो इसमें विसरण क्या होगा? बहुत ही तेजी से होगा। अगर विसरण के क्रम की बात करें तो विसरण का जो क्रम होता है सबसे अधिक किस में होगा? सर, गैस में होगा। उसके बाद किस में होगा? लिक्विड में होगा। उसके बाद किस में होगा? सॉलिड में होगा। विसरण का क्रम किस में अधिक होगा? पहले गैस में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर किस में होगा? सॉलिड में सबसे अधिक क्या होगा? आपका विसरण का क्रम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, कोई एक कथन होगा जो उसमें क्या होगा? गलत होगा। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में रहते हैं। देखिए, आपको भी बताया गया कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं, लेकिन उनका डिफिनिट पाथ नहीं होता। मतलब एक रास्ता नहीं होता। वो अपने अंदर पार्टिकल्स के अंदर ही क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इसके कण क्या होंगे? इधर गति करेंगे, इधर गति करेंगे, पुनः फिर क्या करेंगे? अपनी अवस्था पे आ जाते हैं। मतलब ये निरंतर अपने ही अंदर ही क्या होते हैं? गतिशील अवस्था में होते हैं। और क्या कह रहे हैं? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। इसका मतलब हमारा यही कथन क्या है? गलत है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। बात सही है। पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत ही छोटे ही होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण ही करते हैं। ठीक है, और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये भी बात सही है। सॉलिड के बीच भी रिक्त स्थान होता है, द्रव के बीच भी रिक्त स्थान होता है, और लिक्विड के बीच भी क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक शुद्ध पदार्थ होता है। अब शुद्ध पदार्थ को बढ़िया से समझ लें, क्योंकि हम जिसे शुद्ध पदार्थ मानते हैं वो शुद्ध पदार्थ होता ही नहीं है। रासायनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम जिसे शुद्ध पदार्थ मानते हैं वो चीज शुद्ध होता ही नहीं है। जैसे हम लोग क्या मानते हैं? अगर अपने मानने की बात करें, दूध मानते हैं बहुत शुद्ध अगर पानी ना मिला हो तो। लेकिन केमिस्ट्री क्या मानता है? उसे केमिस्ट्री उसे अशुद्ध मानता है। अशुद्ध किस लिए मानता है मैं ये भी बता दूं, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मिले होते हैं, और बहुत सारे जब पार्टिकल्स मिले होंगे तो उसे केमिस्ट्री क्या मानेगा? अशुद्ध मानेगा। अगर वायु की बात करें तो वायु में आप देखिए जो हमारे इन्वायरमेंटल है उसमें क्या है? O2 है, CO2 है, N2 है, ETC बहुत सारे गैसेज हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया? हमारा अशुद्ध हो गया। चीनी के घोल में बात करें, चीनी के अगर घोल है तो उसमें भी क्या होंगे? बहुत सारी चीजें मिले होंगे, तो भी क्या? अशुद्ध होगा हमारा। शुद्ध कौन सा होगा? शुद्ध जो होगा आपका मीथेन होगा।
मीथेन के अगर फार्मूले की बात करें, जो मीथेन होता है इसके फार्मूले की बात करें तो क्या होता है हमारा CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन का फार्मूला CH4 है और ये कहाँ पाया जाता है और इसका दूसरा नाम क्या है? देखिए मीथेन जो होता है इसका फार्मूला CH4 होता है और इसका दूसरा नाम जो है क्या होता है? इसका दूसरा नाम अगर बात करें तो दूसरा नाम इसे क्या कहते हैं हम लोग? मार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स। अब मार्स नाम क्यों पड़ा इसका? अगर मार्स नाम की बात करें ना तो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए मीथेन को क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? मतलब कौन सत्य है? ठीक है, अगर सत्य क्या, दृढ़ता मतलब क्या होता है? कठोर होना। दृढ़ता मतलब क्या होता है? कठोर होना। कह रहे कि पदार्थ एक प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थों का उनके पात्र के आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैस का कोई आकार नहीं होता है। अगर गैस की बात करें तो कह रहा है कोई आकार नहीं होता। बात गैस का क्या होता है? आकार डिफरेंट होता है, क्योंकि क्या होता है? रिजिड उनके पार्टिकल के बीच लो अट्रैक्शन फोर्स होता है, और लो अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण उनका क्या होता है? कोई लो अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण उनके बीच कोई जो क्या होता है? कोई उनका शेप ही नहीं होता। शेप डिफरेंट नहीं होता। जिस पात्र में डालोगे उसी का क्या करेगा? शेप वो ग्रहण कर लेगा। संपीड़िता की बात करें, संपीड़िता क्या है? अगर संपीड़िता की बात करें, संपीड़िता पदार्थ का वह गुण होता है जिसको जितना ही ज्यादा कंप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए। ठीक है, यहाँ लिखा भी है यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है और गैसों में यह गुण पाया जाता है। बिल्कुल बात सही कह रहा है। देखिए ये ऑप्शन जो क्या हमारा गलत है, केवल बी ही क्या आ सकते हैं। ये ऑप्शन भी क्या हमारा गलत है, क्योंकि पदार्थें क्या होती है? रिगिड होती हैं, लेकिन सभी पदार्थें रिगिड कठोर नहीं होते हैं। सॉलिड ओनली वन क्या होता है? रिगिड होता है। मतलब सॉलिड ही क्या होता है? रिगिड होता है। सॉलिड ही ओनली वन कठोर होता है। संपीड़िता देखिएगा, संपीड़िता की बात करें सबसे अधिक संपीड़िता किसमें पाया जाएगा? सबसे अधिक संपीड़िता की बात करें तो सबसे अधिक संपीड़िता तो पाया जाएगा किसमें पाया जाएगा? आपका गैस में पाया जाएगा। देखिए किसमें पाया जाएगा? गैस में। उसके बाद किसमें? लिक्विड में। उसके बाद किसमें? सॉलिड में। ये क्या होता है? इसका क्रम होता है। संपीड़िता सबसे अधिक किसमें? गैस में, फिर किसमें? लिक्विड में, फिर किसमें? सॉलिड में पाया जाता है। ठीक है, संपीड़िता क्या होता है? संपीड़िता किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसको जितना ही ज्यादा कंप्रेस यानी कि दबाया जा सके, वही क्या कहलाता है? हमारा संपीड़िता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पदार्थ की वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं? इस एक एक टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। एक एक टॉपिक का हम क्या करें? मतलब समझ ले। यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है और विलयन क्या है। भाई क्या होते हैं यौगिक? यौगिक के बारे में समझ लें। ये मिश्रण क्या है, विलयन क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन का, इस थियरी को इतना समझने से सारे क्वेश्चन का आप रिस्पॉन्स खुद ही दे देंगे। यौगिक की बात करें, आपको पता होगा कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या बता दें कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितना है? 118। कितने तत्व हैं? 118। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में बात करें कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। कितने तत्व थे? 63 तत्व। यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्वों को ना एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। फॉर एक एग्जाम्पल यौगिक का देख लें, H2O हो गया। H2O क्या है? आपका यौगिक है। CO2 क्या है? यौगिक है। मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में हम क्या करें? मिला दिया। जैसे मिश्रण की बात करें तो अब तांबा में क्या होता है? चांदी को मिला दिया जाता है, तो भी एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। तो जब दो या दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो क्या हो गया? हमारा मिश्रण। मतलब इसमें अनुपात फिक्स रहेगा, इसमें अनुपात फिक्स नहीं रहेगा। विलयन क्या होता है? विलयन की बात करें, जब कणों का आकार क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। मतलब विलयन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, भी जान लें। विलयन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट्स। अब कोई जरूरी नहीं है दो कंपोनेंट्स होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन दो कंपोनेंट्स अगर जान लेते हैं तो आपके लिए क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। विलयन में क्या होता है? एक विलायक होता है और एक विलेय होता है।
अब बात करें सर कि विलेय क्या है, विलायक क्या है, तो किसी भी विलयन में ना जिसकी मात्रा अधिक हो उसे आप बोल दीजिएगा क्या है, विलायक है, और जिसकी मात्रा कम उसे बोल दीजिएगा विलेय। जैसे आप लोग शरबत बनाते होंगे, अगर शरबत बना रहे हैं तो उसमें क्या डाला आपने उसमें डाल दिया पानी था, पानी में आपने चीनी डाल दिया, तो पानी इतना तो चीनी डालेंगे नहीं, पानी इतना तो चीनी डालेंगे नहीं, तो अगर दोनों में बात करें कौन सा अधिक होगा, तो बोलेंगे सर पानी अधिक है। तो जब पानी अधिक है तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया, और चीनी क्या हो गया, विलेय हो गया। तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है, विलेय होता है। ठीक है, यहां पे समझते हैं। मिश्रण जो देखिए, मिश्रण की प्राकृतिक में हो सकता है, पहला जो प्रश्न कह रहा है आपका यहाँ पे कह रहा है कि मिश्रण के प्राकृतिक में हो सकता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं सर, एक होमोजीनियस भी होगा, हेट्रोजीनियस भी होगा। समांगी मिश्रण क्या होता है, जब विलायक में विलेय के कण क्या हो, जब मिल जाए घुल जाए तो उसे क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। और न मिले तो विषमांगी, मिल गया तो समांगी, नहीं मिला तो विषमांगी। अब कह रहे मिश्रण प्राकृतिक में हो सकता है, मिश्रण प्राकृतिक में बताइए कैसा हो सकता है, समझ में आ गया होगा आप लोग को, क्या हो सकता है, समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। आपको समांगी मिश्रण भी समझ में आ गया। जब सॉल्वेंट में सैल्यूट क्या हो जाए, आसानी से मिल जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जब सॉल्वेंट में सैल्यूट ना मिले, सॉल्वेंट में सैल्यूट क्या हो, ना मिले, तो उसे क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, मिश्र धातु जो होता है किसका एक उदाहरण है। देखिए अगर धातु की बात करें तो मिश्र धातु की बात करना, तो मिश्र धातु जो होता है ठोस विलयन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, ठोस विलयन का एग्जाम्पल है। अब बोलेंगे सर कैसे, देखिए पदार्थ की अवस्था के अकॉर्डिंग विलयन को क्लासिफिकेशन किया जाए ना, वर्गीकरण किया जाए ना, तो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। याद कैसे रखें, प्रॉब्लम तो है ना, याद कैसे रखें। तो देखिए अगर हम बात करें, देखिए यहां पे सॉलिड लिख दें, लिक्विड लिख दें, गैस लिख दें, सॉलिड फिर यहां लिक्विड फिर यहां गैस, फिर यहां क्या सॉलिड लिक्विड फिर यहां क्या करते हैं, गैस करते हैं, फिर यहां पे क्या सॉलिड लिक्विड फिर यहां पे गैस। अब देखिए कितने सॉलिड में सॉलिड को मिला दे तो भी एक प्रकार का विलयन होगा, और किस विलयन का एग्जांपल हो गया, ठोस विलयन का एग्जांपल हो गया। और ये चीज ध्यान दें, विलयन की अवस्था विलायक पे डिपेंड करता है। अगर विलायक सॉलिड है तो विलयन भी कैसा होगा, सॉलिड होगा। अगर विलायक लिक्विड है तो विलयन कैसा होगा, लिक्विड होगा। अगर विलायक गैस में है तो विलयन कैसा होगा, गैस ही होगा। ठीक है, तो ठोस विलयन आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि विलायक क्या है आपका, ठोस है, और विलेय भी क्या आपका, ठोस है। तो वैसे विलयन को हम क्या बोल देंगे, ठोस विलयन कह सकते हैं। कोलाइडी विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन की अगर बात करें, जब कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁴ मीटर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक है, विविध मिश्रण क्या है, अगर विविध मिश्रण की बात करें तो जब क्या होता है, किसी मिश्रण में बहुत से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिला दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, विविध मिश्रण कह देते हैं। क्या कहते हैं, विविध मिश्रण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं में कौन सा विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण कौन सा है। देखिए पीतल क्या है, समांगी मिश्रण है। वाई में CO2 घुला, O2 घुला, सारे कंपोनेंट इजीली मिल जाते हैं, तो भी क्या हो गया, समांगी। पानी में चीनी का घोल क्या हो गया, समांगी। तो अब आप लोग बताइए विषमांगी कौन बचा, दूध जो होता है वो क्या होता है, विषमांगी मिश्रण का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। बाकी सारे क्या है, समांगी, दूध क्या है, विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, समान पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। देखिए अगर भौतिक अवस्था पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो बोलेंगे सर 5 होता है। कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, BEC। तो बताइए क्या कोलाइडी कोई पदार्थ की अवस्था है क्या, कोई तो नहीं है ना। तो ये कह रहा है कि सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। कोलाइड जो होता है पदार्थ की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। गैस भी है, तरल भी है, और क्या होगा, मिट्टी भी होगा, सॉलिड के एग्जाम्पल में हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, हवा एक है। अब देखिए हवा क्या है,
हवा की बात करें तो क्या शुद्ध मिश्रण होगा? केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण। आप बताइए जो हमारे इन्वायरमेंटल इसमें कौन कौन सी गैसेस घुली हुई हैं? तो आप ही बोलेंगे सर कि हमारे इन्वायरमेंटल में तो O2 है जो हमारे लिए बहुत क्या एडवांटेज है। फिर CO2 भी है सर, CO2 इमिशन करते हैं। O2 क्या है? O2 की बात करें तो एक प्रकार का यौगिक है। CO2 क्या है? CO2 एक प्रकार का यौगिक है। लेकिन अगर यही बात करें हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जिनान हो गया, ये सब के सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। यानी कि हमारे इन्वायरमेंटल में क्या है? तत्व भी मिले हैं और क्या है? यौगिक भी मिले हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण होता है। हवा में क्या होता है? तत्व भी होते हैं और यौगिक भी होते हैं, दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलती ही नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं कहलाता है। देखिए, विलेय के कण घुलते ही नहीं है। अरे विलेय के कण घुला नहीं तो सस्पेंशन किया कि नहीं किया? आप बताइए, अगर विलेय के कण नहीं घुला तो क्या किया? हमें सस्पेंशन कर दिया। यानी कि जब विलायक में विलेय के कण क्या होते हैं? घुलते नहीं है, तो उसे किसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पानी लिया आपने, उसमें क्या मिला दिया? रेत मिला दिया। जब पानी में आपने रेत मिला दिया तो क्या हो गया? मिला रेत? नहीं मिला ना, सस्पेंशन हो गया ना। तो देखिए, इसलिए क्या होते हैं? जो वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलायक के कण घुलते ही नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, वो क्या कहलाता है सर? सस्पेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है। असंतृप्त विलयन की बात करें, विलायक में जब किसी निश्चित ताप और दाब पर विलायक में विलेय की मात्रा न्यूनतम घोली गई हो, मतलब ज्यादा नहीं, अभी और ज्यादा घोला जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। आ गया फिर कोलाइडी विलयन, जिसके कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁴ मीटर होता है, उसे क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन तो कहते हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? अगर संतृप्त विलयन की बात करें तो जब विलायक में किसी निश्चित ताप पर अधिकतम विलेय घोला जा सके, मतलब और अधिक घोला न जा सके, जब विलायक में विलेय की किसी निश्चित ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घोली जाती है और अधिक घोला न जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सर, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? देखिए, विज्ञान जो आप पढ़ रहे हैं, विज्ञान के 3 ब्रांचेस भी होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, कौन सा नियम है जो मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? देखिए, विज्ञान में ना संरचना तय नहीं होती। इसकी संरचना क्या होती है? तय नहीं होती है। ये जो नियम है मिश्रण का पालन, देखिए मिश्रण के गुणों का पालन ही नहीं कर रहा है। देखिए, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, बिल्कुल बात सही है। मिश्रण के घटक क्या होते हैं? जब मिश्रण, अगर मान लीजिए आप पानी में चीनी को घोल रहे हो तो क्या होगा? जब विलयन बन गया तो वो शरबत बन गया, शरबत कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। तो उसके गुणों को क्या कर रहे हैं? बरकरार तो रख रहे हैं ना। मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। मिश्रण आप बताओ, सोना में आपने तांबा मिला दिया, ये भी मिश्रण, दूध में पानी मिला दिया, ये भी मिश्रण, तो अलग अलग पदार्थ के हैं कि नहीं है? इसकी भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। इसको भौतिक, अगर आपने क्या किया, पानी में चीनी को मिला दिया, अगर इसको अलग करना चाहें तो इजीली आप अलग भी कर लेते हैं। ठीक है, इसकी संरचना तय है, ये बातें क्या है? हमारी गलत है। इसकी संरचना तय है, ये बातें क्या है? हमारी गलत है। बाकी सारी बातें क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, जब दो तरल पदार्थों के एक दूसरे में घुलते ही नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं सर? जब बताइए घुल ही नहीं रहा है तो क्या कहेंगे सर? घुल ही नहीं रहा तो अमिश्रणीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अमिश्रणीय कहेंगे। अगर घुल जाता तो सॉल्यूशन बन गया ना, जब घुल ही नहीं रहा है तो क्या कहेंगे? अमिश्रणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अमिश्रणीय कहते हैं। अब बात आ गया सर, सॉल्वेंट किसे कहते हैं? सॉल्वेंट का मतलब विलायक होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? विलायक होता है। जब किसी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जब किसी विलयन में जिसकी मात्रा कम होता है उसे विलेय कहते हैं। अब एक वर्ड आ गया सर, डिक्टेंशन क्या है? ये डिक्टेंशन क्या होता है?
डिक्टेंशन जब होता है, देखिए आप जब सॉलिड के अंदर जाएंगे ना, तो सॉलिड भी क्या होते हैं सर, दो प्रकार के होते हैं, एक एमॉर्फस सॉलिड होता है, एक नॉन एमॉर्फस सॉलिड होता है। हिंदी में बात करें सर तो एक क्रिस्टली ठोस होता है, एक अक्रिस्टली ठोस होता है। जब क्रिस्टली ठोस को आपस में मिलाया जाता है ना, उनको कंपाउंड्स बनाया जाता है, उनके मॉलिक्यूलर को मिलाया जाता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं सर, डिक्टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्टेंशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं शक्कर के घोल में शक्कर है एक है, शक्कर के घोल में शक्कर क्या होगा, घुला हुआ पदार्थ ही होगा। शक्कर के घोल में अगर शक्कर को घोल रहे हो तो क्या होगा, घुला हुआ पदार्थ होता है। विलायक आपको समझ में आ गया, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हो। कोलाइड आपको समझ में आ गया, जिसके कणों का आकार क्या होता है 10⁻⁻7 से 10⁻⁴ मीटर होता है, उसे क्या कहते हैं सर, कोलाइड कहते हैं। सस्पेंशन आपको समझ में आ गया होगा, सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन की बात करें तो जब विलायक में विलय के कणा घूलें, सस्पेंशन कर दिया, तो उसी को क्या बोलते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कह रहा है एक यौगिक नहीं है सर, लेड जो है ना एक क्या, एक प्रकार का तत्व ही तो है, जिसका अगर सिंबल की बात करें सर क्या होता है, पीबी होता है। ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, किस ब्लॉक का, पी ब्लॉक। ठीक है, चाक क्या है, अगर चाक की बात करें ना, चाक का जो फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे लिख के पढ़ाया जाता है स्कूलों में। इसका जो फार्मूला है क्या है सर, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे CaCO3 बोलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहा है सर, इसका फार्मूला की बात कर रहे हैं सर H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2 को तो बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं, SO2 को क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ये सारे देखिए सारे यौगिक है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जब दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और देखिए लीड क्या है, पीबी एक ही है ना, तो क्या हो गया आपका, तत्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कह रहा है कि रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है। रेत और चीनी को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, बताइए, सजाती है, बी जाती है। सजाती का मतलब होता है सामान्य जाति वाले, उसे क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। बी जाति का मतलब होता है अलग अलग जाति वाले, जिसे विषमांगी बोलते हैं। तो जब बताइए रेत और चीनी को मिलाएंगे तो आपस में मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। तो जब रेत और चीनी को जब आपस में मिलाते हैं तो नहीं मिलता, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बी जाति मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, बी जाति मिश्रण। सजाति का मतलब समांगी होता है। कोलाइडी विलयन वही जिसके कणों का आकार क्या होता है 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁴ मीटर होता है, उसे क्या कहते हैं, कोलाइड बोलते हैं। निलंबन के कणों का आकार की बात करें तो देखिए विलयन से और कोलाइडी विलयन से सबसे बड़ा अगर कणों का आकार क्या होता है तो किसका होता है सर, निलंबन का ही होता है। किसका होता है, निलंबन का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं भौतिक और रासायनिक। अब पहले इसको डिटेल समझ लें ताकि आने वाला जो आगे क्वेश्चन होगा ना उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग खुद आंसर बताएंगे क्या होता है। देखिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की बात करें, फिजिकल एंड केमिकल चेंज की बात करें, फिजिकल चेंजिंग क्या होते हैं, फिजिकल चेंज भी होते हैं जिन्हें पुनः अपनी अवस्था में क्या हो सकता है सर, लाया जा सकता है। जिसे पुनः अपनी अवस्था में लाया जा सकता है वो क्या होते हैं, आपके फिजिकल चेंज होते हैं। रासायनिक क्या होते हैं सर, केमिकल चेंजिंग क्या होते हैं, जिन्हें पुनः अपनी अवस्था में नहीं लाया जा सकता वो क्या होते हैं, आपके केमिकल चेंजिंग होते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, अपनी अवस्था में नहीं आएगा। एग्जाम्पल भी बता देते हैं, जैसे आइस को आपने क्या किया, धीरे धीरे गर्म कर दिया तो पानी में कन्वर्ट हो गया, फिर ठंडा कर देंगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके कैसे चेंजिंग होंगे सर, भौतिक परिवर्तन होंगे। रासायनिक परिवर्तन में क्या किया सर, पेट्रोल को अपनी गाड़ी में जलाया, क्या हो गया, धुआं निकल गया, तो क्या हो गया आपके रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि धुआं से पुनः पेट्रोल बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ते हैं सर, इसका जवाब समझते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठोस द्रव का पिघलना, आपको पता है ठोस में द्रव का पिघलना है तो क्या होता है सर, भौतिक परिवर्तन है। गैस का द्रव में द्रवीकरण होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। पदार्थों का किण्वन, किण्वन विधि से क्या बनाया जाता है सर, एल्कोहल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, और पदार्थों का जो किण्वन होता है ये क्या होता है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। किसी पदार्थों को जब किण्वन किया जाएगा तो एल्कोहल बनता है, और एल्कोहल की फार्मूला की बात करें ना सर तो क्या होता है, देखिए
H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH, जिसका नाम क्या होता है सर? एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल होता है। और एल्कोहल मेंबर का अगर बात करें सर, दूसरा सदस्य है। कौन सा सदस्य है? दूसरा सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें ना सर, ईंधन का दहन होना, जितने भी ईंधन आप जलाते हैं दहन हो गया, तो बताइए क्या उन्हें पुनः अपनी अवस्था में लाया जा सकता है? नहीं, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। अम्लकृत जल का विद्युत अपघटन, देखिए अम्लकृत जल का अगर विद्युत अपघटन की बात करें तो क्या होता है सर? भौतिक परिवर्तन होता है। आयनों का टूटना, आयन HCl है, अगर HCl को तोड़ा जा रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन से, तो देखिए HCl को अगर विद्युत धारा को प्रवाह से यानी इलेक्ट्रिक करंट की प्रवाह से अगर आप इसे क्या कर रहे हैं सर? तोड़ रहे हैं, तो क्या होगा सर? इलेक्ट्रिक H+ में और Cl- में क्या होगा? कन्वर्ट होगा, और पुनः ये क्या होगा? पुनः अगर बात करें तो पुनः क्या हो गया? HCl बन जाएगा, यानी कि इनरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया ना। और जब इनरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया तो कौन सा हो गया सर? भौतिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। लोहे का जंग लगने की बात करें सर, देखिए जो लोहे पे जंग लगता है, तो लोहे पे जंग लगना एक प्रकार का क्या है सर? रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे बात करें क्या, अच्छा जंग लगे लोहे के सूत्र की बात कर ले सर, तो जंग लगे लोहे का सूत्र क्या होता है? तो याद रख लेंगे Fe2O3 इंटू क्या होगा? X टाइम H2O होता है। Fe2O3 इंटू X टाइम क्या होता है? H2 होता है। ये जंग लगे लोहे का क्या होता है सर? सूत्र होता है, यानी रस्ट ऑफ आयरन का क्या होता है? ये फार्मूला होता है। ठीक है, प्लेटिनियम तार का जलना, प्लेटिनियम तार को आप जला रहे हैं तो ये आपका क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। प्लेटिनियम की अगर सिंबल की बात करें तो क्या होता है आपका? Pt होता है। क्या होता है? Pt होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मतलब कौन इसमें से रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहा है। देखिए तो मक्खन का खट्टा होना, अगर मक्खन खट्टा हो गया तो पुनः मीठा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो ये आपका क्या है सर? एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक। CO2 की सूखी बर्फ बनना, भौतिक परिवर्तन। एक प्लेटिनियम तार का गर्म होना, देखिए गर्म होना तो कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। जलना, रासायनिक परिवर्तन। ध्यान में रखिएगा, गर्म होना भौतिक परिवर्तन, जलना रासायनिक परिवर्तन। लोहे का चुंबकीकरण, लोहा जो होता है चुंबक को अट्रैक्शन मतलब करता है, मतलब एक आकर्षण करता है, आकर्षण होता है, तो क्या आपका? भौतिक परिवर्तन है। क्या है आपका? भौतिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? देखिए लोहे में जंग लगता है तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लोहे में जंग लग गया तो पुनः लोहा प्राप्ति नहीं कर सकते। अरे लोहे में जंग लग गया तो पुनः लोहा अगर प्राप्त नहीं कर सकते तो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। शुरू में डिफिनेशन बताएं, उसी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस शुरू में देख लिया आपने, डिफिनेशन समझ लिया तो सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे देंगे। तो देखिए लोहे में जंग लगना क्या हो गया सर? रासायनिक परिवर्तन हो गया। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। अब प्रश्न है सर भौतिक परिवर्तन क्या होता है? प्रश्नों बनते हैं, तो जिन्हें पुनः अपनी अवस्था में वापस लाया जा सकता है वो क्या होते हैं सर? आपके भौतिक परिवर्तन। ऊष्माक्षेपी परिवर्तन क्या होता है सर? जब रासायनिक क्रिया हो रही है ना सर, उसमें से क्या हो रहा है? ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है। जैसे सोडियम को आपने क्या किया सर? सोडियम को पानी में डाल दिया। किसको डाल दिया? सोडियम को पानी में डाल दिया। सोडियम को पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा सर? सोडियम को पानी में डालेंगे तो ऊष्मा क्या होगा? रिलीज होगा। तो क्या हो गया? ऊष्माक्षेपी परिवर्तन। यानी कि जिस रासायनिक क्रिया में ऊष्मा क्या होते हैं सर? बाहर निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं सर? ऊष्माक्षेपी परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। ऊष्माग्राही, ग्राही का मतलब क्या होता है सर? ग्रहण करना। ग्राही का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। तो जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है सर? ग्रहण होता है। ऊष्मा अवशोषण करता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन करता है, उसे क्या कहते हैं सर? ऊष्माग्राही परिवर्तन कहते हैं। ऊष्मा का ग्रहण करना ऊष्माग्राही होता है। ठीक है, तो आपका रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? देखिए रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन क्या होता है? ऊर्ध्वापातन जो होता है
ऊर्ध्वापातन की अगर बात करें तो ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया में होता क्या है, जब किसी ठोस को सीधे हम क्या करते हैं, ठोस को सीधे अगर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, गैस अवस्था में कर देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं सर, ऊर्ध्वापातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। ठोस पदार्थों को क्रिस्टलीकरण क्या होता है, जब किसी पदार्थों को हम क्या करते हैं, ठोस अवस्था में कन्वर्ट करते हो तो क्या होता है, क्रिस्टलीकरण होता है। आसवन क्या होता है, अगर आसवन की बात करें, आसवन की अगर हम बात करें तो जब किसी द्रव को क्या होता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और गैस से पुनः उसे ठंडा करके द्रव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को हम सर क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। ठीक है, देखिए इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सर, निष्क्रिय जो होता है, निष्क्रिय जो होता है क्या होता है आपका सर, रासायनिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है, कौन सा परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है सर, देखिए एक आइस का क्यूब में पिघलना, एक आइस का क्या होता है, क्यूब में पिघलना, ये क्या है सर, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। और बाकी केले के सड़ना, केक को बेक करना, एक अंडे का पकना, ये सब के सब क्या है, यानी कि केमिकल चेंजिंग है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन एक आइस को क्यूब में परिवर्तन होना आपका कैसे चेंजिंग है, फिजिकल चेंजिंग है। कैसे चेंजिंग है, फिजिकल चेंजिंग। चलिए ठीक है सर, आगे नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस से सीधे ठोस अवस्था में, देखिए गैस से सीधे अगर ठोस अवस्था में ला रहे हैं, गैस से सीधे किसी अवस्था में ला रहे हैं, ठीक है, ठोस अवस्था में ला रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम कहते हैं डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। गैस से अगर सीधे आप ठोस अवस्था में ला रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं सर, डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन एक तरह से इंग्लिश वर्ड है आपका। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, यानी कि सब्लिमेशन की बात करें तो तब आपने क्या किया, ठोस से सीधे गैस में कर दिया, ठोस में सीधे गैस में कर दे दिया। कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन, यानी कि वाष्प को सीधे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो कंडेंसेशन हो गया। क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया। वाष्प को सीधे लिक्विड फॉर्म में तो कंडेंसेशन हो गया। इवोपोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण, लिक्विड को सीधे गैस में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया, इवोपोरेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि 28 क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। देखिए अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है, रंग बदल रहा है, तो सब के सब क्या होते हैं सर, सब के सब क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन की एक तरह से मतलब रासायनिक परिवर्तन का पहचान कराते हैं। क्या कराते हैं, पहचान कराते हैं। अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, ये सब के सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन का पहचान कराते हैं। यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या है, अगर भौतिक परिवर्तन की बात करें सर तो पानी का बर्फ में परिवर्तन होना है क्या आपका भौतिक परिवर्तन है। मानव में जो पाचन क्रिया होती है एक रासायनिक परिवर्तन होता है। मानव में जो शोषण होता है सर, O2 लेते हैं, CO2 का इमिशन करते हैं, तभी क्या है, शोषण प्रक्रिया है। दूध से दही बनना, ये भी आपका क्या है सर, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। मानव में शोषण वो भी कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मानव O2 लेता है और CO2 का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। मानव में पाचन कैसा परिवर्तन है सर, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अब कह रहे कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए जल को जलवाष्प में परिवर्तित होना, ये कौन सा परिवर्तन है सर, भौतिक परिवर्तन है। बाकी सारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, पिछला ही बताया गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। देखिए कौन सा विकल्प कह रहे हैं रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में परिवर्तन होना कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। सूक्ष्म बर्फ का सब्लिमेशन, भौतिक परिवर्तन। रेत का पानी में घुलना, भौतिक परिवर्तन। चीनी का पानी में घुलना, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कौन सा है, तो बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन होता है सर, भौतिक परिवर्तन होता है। अंगूर का किण्वन, फलों का पकना, दूध से दही जमना, सबके सब क्या हो गए, रासायनिक परिवर्तन हो गए। क्या हो गए, रासायनिक परिवर्तन। अब आगे आ गया आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर द्रव्यमान, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
अगर हम 2-3 नियम को समझ लेते हैं तो हमें ये क्या होगा, आगे जितनी भी क्वेश्चन मिलेंगे ना, सब के सब क्वेश्चन को समझने में क्या होगा, आसानी होगा। मतलब आप खुद आंसर बता देंगे डेफिनेशन को समझ गए तो। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है सर? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है किसी भी दो तत्वों को जो आपस में मिलाया जाता है, दो तत्वों को जब आपस में मिलाया ना, तो उनका एक निश्चित क्या होता है, निश्चित द्रव्यमान का अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए आप H2O बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं सर? जल बना रहे हैं। तो जल जब बनाएंगे तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना सर? 16 होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक भार कितना होता है सर? 16 हो गया। तो 2 संबंधित 16 काट देंगे तो कितना हो जाएगा सर? एक संबंधे 8 हो जाएगा। काट दिए तो एक संबंधे 8 हुआ ना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी जल बनेगा तो इनका जो परमाणु द्रव्यमान का अनुपात होगा क्या होगा? एक संबंधे 8 के अनुपात में होगा। क्या होगा? एक संबंधे 8 के अनुपात में होता है। ये चीज कहता है सर द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है सर? ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करें तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है न तो नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को क्या किया जाता है सर? रूपांतरित किया जाता है। जैसे हमारे अंदर मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है, हम ध्वनि ऊर्जा में क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो ऊर्जा को क्या किया जाता है सर? ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है। ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है सर? स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है जब किसी दो तत्वों को आपस में मिलाओगे ना तो उनका मिलने का एक फिक्स रेशियो होता है। जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन मिला, 1 ऑक्सीजन मिला, 2 हाइड्रोजन मिल गया और 1 ऑक्सीजन मिल गया, तो क्या होता है? स्थिर अनुपात का। व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहता है सर? अगर व्युत्क्रम अनुपात का नियम की बात करें तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम ये कहता है जब कोई 2 तत्व क्या है, 2 तत्व हो गए, 2 या मतलब 2-3 तत्व भी हो सकते हैं। अगर 3 तत्व को हम ले लें, यहाँ समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कार्बन ले लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया। अब कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो CH4 बनाता है, इसके साथ क्या करता है सर? CO2 बनाता है। तो जब कोई एक तत्व क्या होता है 2 अन्य तत्वों के साथ क्या होता है? मिलता है, मिलकर कोई कंपाउंड का क्या करता है सर? निर्माण करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं सर? व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। क्योंकि इनके दोनों के द्रव्यमान अनुपात में क्या हो गया? चेंजिंग हो गया। जैसे CH4 में बात करें, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है सर कितना होता है? 6 होता है। परमाणु भार कितना है सर? 12 हो गया। ठीक है। अच्छा, परमाणु क्रमांक परमाणु भार कैसे निकालना है इसे बता दें तो आपको 20 तक क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट्स को याद रखना पड़ेगा। और अपवाद में याद रख लें क्या? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है और नाइट्रोजन का परमाणु, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार भी 1 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, लेकिन परमाणु भार कितना होता है तो 14 होता है। और क्लोरीन की अगर बात करें सर परमाणु क्रमांक 17 होता है और परमाणु भार 35.5 होता है। ठीक है। अगर ये तीनों आप याद रख लिए तो आप याद रख ले ओड नंबर और इवेन नंबर, सम संख्या और विषम संख्या। अगर सम संख्या है तो उसका परमाणु भार क्या होगा सर? 2n हो जाएगा और विषम संख्या है तो उसका परमाणु भार 2n+1 कर दीजिए। अगर सम संख्या है तो 2n, n क्या है? उस तत्व का परमाणु क्रमांक है। ठीक है। सम संख्या के लिए सर 2n, विषम संख्या के लिए 2n+1 कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है। CH4 में देखें तो कार्बन कितना है? 6, तो 6 दूना कितना हो जाएगा सर? 12। और यहाँ पे क्या हो गया? हाइड्रोजन 1, 4 है तो 4 हो गया। काटेंगे तो सर कितना हो जाएगा? 4 × 1 = 4 होता है और 4 × 3 = 12, तो 3:1 हो गया। CO2 में देख लें सर, कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 दूना 16, लेकिन 2 आइटम है तो कितना हो जाएगा सर? 32 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, अगर 4 से काटेंगे तो 4 × 3 = 12, 4/32, यहाँ 3:8 में मिला। और यही क्या कहलाता है? हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहलाता है। प्रश्न को देखते हैं, जवाब पे आते हैं। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता? जब बात द्रव्यमान का कर रहा है तो कहेगा कौन? द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो ही कहेगा। बात ऊर्जा की आगे तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कह रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है सर। संतुलित रासायनिक समीकरण के क्या अनुरूप है? संतुलित रासायनिक समीकरण का अगर अनुरूप की बात करें सर क्या होता है? हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो होता है। कौन सा नियम होता है? द्रव्यमान संरक्षण। क्योंकि अगर रासायनिक अपक्रिया को अगर संतुलित ना करें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? इनबैलेंस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल H2 और प्लस O2 को लेके हम क्या कर दिए सर? H2O बना रहे हैं। अब देखिए ये रिएक्टेंट हो गया और क्या हो गया सर? प्रोडक्ट हो गया। अभिकारक रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं सर? अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अपक्रिया में भाग लिए पदार्थों से जो चीज बन गया यानी कि बन रहा है इसे क्या कहते हैं सर? प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि उत्पाद कहते हैं। अगर ये अनबैलेंस रिएक्शन है ना तो इधर का द्रव्यमान इधर का द्रव्यमान क्या हो जाएगा सर? अलग अलग हो जाएगा जब तक इसे बैलेंस नहीं करेंगे। वही चीज कह रहे हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया हमारे से। अवगाद्रो नियम क्या है सर? अवगाद्रो नियम क्या है? अवगाद्रो एक डिफरेंट वैल्यू होती है जिसे आपको याद रखना। इसे हम क्या करते हैं सर? Na से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। इसका मान कितना होता है? अगर इसके मान की बात करें तो 6.022, कहीं 3 भी दिया होता है, ठीक है, याद रख लें। तो 10 पे पावर कितना होता है सर? 23 होता है। और इसे आप लोग को हर हाल में याद ही रख लेना क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है ना इसी से रिलेटेड है। अवगाद्रो स्थिरांक को Na से क्या करते हैं सर? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान कितना? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 होता है। गैसीय आयतनों का अनुपात क्या कहता है सर? गैसीय आयतनों का अनुपात ये कहता है जब किसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर को मिला होगा ना तो उनका जो आयतन का अनुपात होता है वो क्या होता है सर? फिक्स की बात कर रहा है। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? जब किसी तत्वों को आपस में मिला रहे हो तो उनका मिलने का अनुपात क्या होगा? एक उनके मल्टीपल पे मिलते हैं। मल्टीपल का मतलब देख लो, अगर CH4 हो गया एल्केन वाला है और यहाँ पे क्या हो गया C2, अगर C2 यहाँ पे क्या किया हमने 6 कर दिया हमने, तो देखो इनका जो अनुपात होगा ये गुणित अनुपात में। क्या है? ये गुणित अनुपात में। क्लियर है बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कह रहे हैं एक रासायनिक अपक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पाद के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, मतलब परिवर्तन नहीं होता है। इसे क्या कहा जा सकता है सर? इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहेंगे। अगर अपक्रिया और उत्पाद के द्रव्यमान में योग में कोई अपरिवर्तित नहीं, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा तो कौन सा नियम का पालन करेगा सर? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करेगा? पालन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने में 3 संबंधी 8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं तो यह नियम के साथ सहमत है। अगर देखिए 3 संबंधी 8 के हैं, अगर CO2 में बात करें, देखिए CO2 अभी हमने फार्मूला भी लिखा था। देखिए यहाँ पे कितना कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, 2 आइटम है 32, ठीक है। काटो 4 3 12, यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया, 3:8 हो गया। तो कह रहे हैं कि किस मतलब एक कार्बन द्रव्यमान अनुपात में कार्बन ऑक्सीजन होता है और यह नियम के साथ किस नियम के साथ सहमति है? देखो किस नियम के साथ सहमति है? तो इनका द्रव्यमान अनुपात आपस में क्या हो रहा है? फिक्स है ना। CO2 बनेगा तो 3:8 होगा। तो CO2 कंपाउंड क्या है? इनका द्रव्यमान का अनुपात क्या है? फिक्स है। तो ये किस नियम का पालन करता है सर? ये किस नियम का पालन करेगा? द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या करेगा सर? पालन करेगा। किस नियम का पालन करेगा? द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या करता है? पालन करता है। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न लगाने वाला मैथमेटिक्स है। कह रहे द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन, अमोनिया का सर फार्मूला देख लें, अमोनिया में नाइट्रोजन कह दिया, ठीक है। और अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का स्थिर अनुपात ज्ञात करना है सर। इन दोनों का स्थिर अनुपात ज्ञात करना। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना सर? 7, अपवाद में कितना हो जाएगा इसका सर? 14, और यहाँ हो गया 4, 2 से भाग कर दें तो कितना आएगा सर? अगर 2 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा सर? 7:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7:2 आ जाएगा। सॉरी, अमोनिया का सर फार्मूला होता है NH3 होता है, थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया, ठीक है। अमोनिया का फार्मूला कितना होता है सर? NH3 होता है। क्या होता है? NH3, ठीक है। अब यहाँ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा सर? 7 दूना कितना हो जाएगा सर? 14, और यहाँ कितना हो जाएगा सर? 3, तो 14:3। बी ऑप्शन हमारे क्या होगा सर? सही हो जाएगा। अगर NH4 होगा तो इसे सर अमोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनियम। और इस पे क्या होता है? एक प्लस चार्ज आता है। क्या होता है? इस पे प्लस चार्ज आता है। इसे क्या कहते हैं? अमोनियम कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर 20, तो परमाणु भार कितना होगा, देखो अगर परमाणु क्रमांक 20 है और 20 कैसा है सम संख्या है ना, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा सर 40 हो गया। ऑक्सीजन है कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे, ऑक्सीजन का कितना 8, तो हो गया सर कितना 16। अब इसे भाग कर दो, कितना से कटेगा सर 8 से कट रहा है, तो दोनों साइड 8 से क्या करो भाग कर दो। अगर दोनों साइड 8 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 5:2 आ जाएगा, तो 5:2 हमारा क्या हो गया सर सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात उपस्थित होते हैं। देखो पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुपात उपस्थित होते हैं। पानी लिख लो H2 हो गया, क्या हो गया H2 हो गया, यहाँ सर क्या हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का 8 होता है और कितना हो गया सर 16, 2 से भाग कर दोगे तो एक रेशियो कितना आ जाएगा सर 8 आ जाएगा, तो एक रेशियो 8 आ गया, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। कह रहे हैं अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात होते हैं। अमोनिया में N2 और H2 का द्रव्यमान, देखिए अमोनिया में हमें N2, अमोनिया देखिए अमोनिया में N2 हमें क्या लेना है सर N2 ले लेना है, और H2 का द्रव्यमान, अगर H2 की द्रव्यमान की बात करें कि किस अनुपात, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में स्थिर होते हैं। अगर अमोनिया में N2 और H2 का द्रव्यमान अनुपात की बात करें, N2 और H2 का कह रहा है, तो पहले आप लिखोगे सर क्या अमोनिया का फार्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे अमोनिया का फार्मूला, और अमोनिया का फार्मूला लिखोगे तो नाइट्रोजन 7 होता है तो 14 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है 3 एटम है तो 3, तो 14:3 यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। अगर डाल्टन के सिद्धांत की बात करें तो रासायनिक संयोजन के नियम पर क्या आधारित है, किस नियम पर आधारित है, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। अगर डाल्टन के सिद्धांत की बात करें तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है, अभी तो बताया है पीछे, डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। स्पष्टीकरण की बात कर रहा है तो डाल्टन का सिद्धांत किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के लिए की करता है, किसके लिए करता है, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के लिए करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए डाल्टन की पद्धति के अनुसार कौन सा कथन सही है, देखिए डाल्टन के पद्धति के अनुसार देखें तो परमाणु पदार्थों का अविभाजीकरण होता है, एक कथन क्या है सही है, बाकी जो सारे कथन है वो क्या है गलत दिए हुए हैं। जैसे समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है परंतु रासायनिक प्राकृतिक में समान नहीं है, ये भी बातें गलत है। एक अणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में विभाजित होने का योग्य होता है, ये भी बातें क्या है गलत है, ये भी क्या है गलत है। समान तत्वों के अणु का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, ये भी बातें क्या है इनकी गलत है। परमाणु पदार्थों को अविभाजित करें, ये बातें क्या है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा क्या नहीं है। अगर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा की बात करें तो सभी पदार्थ छोटे कण से मिलकर बने होते हैं जिन्हें क्या कहता है अणु कहा जाता है, ये बातें क्या हमारी सही है। भिन्न तत्वों के परमाणु में भिन्न द्रव्यमान रासायनिक गुण होते हैं, क्या है गलत है। यौगिक बनाने के लिए परमाणुओं की छोटी पूर्णांक संख्या अनुपात में संयोजित होते हैं, अनुपात में नहीं संयोजित होते, ये भी गलत है। परमाणु अदृश्य कण होते हैं, देखिए जिन्हें रासायनिक अपक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। देखिए परमाणु क्या है अदृश्य कण है, परमाणु अदृश्य कण है, ये भी बातें क्या है इनकी गलत है। तो कौन सी बातें सही होगा हमारा, देखिए ये बातें क्या होगी क्योंकि नहीं पूछा है ना, ध्यान में रखिएगा नहीं पूछा है तो ये बातें क्या हो जाएंगी हमारी गलत हो जाएंगी और सारी बातें क्या है सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, डी ऑप्शन सही होगा। ध्यान में रखिएगा नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है नहीं पूछा है, इसलिए हमारा डी कथन क्या है गलत है और तीनों कथन क्या है सही है, लेकिन नहीं पूछा है तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने परमाणु को अविभाज्यता के बारे में बताया। परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बात किया किसने बताया, डाल्टन ने बताया। गोल्डस्टीन ने क्या किया था,
और रदरफोर्ड ने अल्फा किड्रो का प्रकरण किया था। क्या किया था? अल्फा किड्रो का प्रकरण किया था। वो गोल्डफॉल लेके क्या किया था? अल्फा किड्रो का प्रकरण किया था। ठीक है। बोर ने क्या किया था? वो जो परमाणु का एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसके बारे में क्या कहते, उसके बारे में बताया था। कुछ त्रुटियां रह गई थी उसके बारे में बताते हैं कौन? निल्स बोर बताते हैं। कौन बताते हैं? निल्स बोर। उन इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर घूमते हैं। न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं, अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये बात भी किसने कहा था? निल्स बोर ने कहा था। किसने कहा था? निल्स बोर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? अगर देखें तो यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में जुड़ते हैं। ये बातें क्या है? गलत है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ये भी बातें क्या है? गलत है। सभी पदार्थों में अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये भी बातें क्या है? गलत है। परमाणु अदृश्य कण है। परमाणु दृश्य कहाँ दिखाई देता है? परमाणु में, जो कि किसी रासायनिक अपक्रिया से न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। ये बातें हमारी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। कह रहे किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? डाल्टन ने, कनाद ने, लैवेसियर ने, डेमोक्रेटिस ने। देखिए डाल्टन ने क्या किया? डाल्टन ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। प्रत्येक तत्व के पास क्या होता है? एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। कनाद महर्षि कणाद की बात करें तो बहुत पहले केमिस्ट्री के क्या हो गए थे? 500 BC ईसा पूर्व की बात करें तब भी केमिस्ट्री का क्या हो गया था? उद्भूत हो गई थी, नहीं उत्पन्न हो गया था। और लैवेसियर क्या है? लैवेसियर की बात करें तो फादर ऑफ केमिस्ट्री है। क्या है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो लैवेसियर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहे हैं, किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? देखिए पदार्थ की प्राकृतिक में बारे में बात करें, किसने बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? देखिए बुनियादी अगर सिद्धांत की बात की तो किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। एंटोनी लेविसियर क्या है? फादर ऑफ केमिस्ट्री है। जोसेफ प्राउस्ट ने किया था? प्राउस्ट के हाइपोथेसिस है, परिकल्पना के बारे में बताते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक्स भी क्या करते हैं? एलिमेंट्स के बारे में कुछ बताते हैं। ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन के प्रमाण के बाद कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिमाण है? देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिमाण की अगर बात करें तो सभी पदार्थ परमाणु नामक बहुत छोटे छोटे कणों से बने हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। देखिए ये बात क्या है? बहुत गलत है। ठीक है, ये बात सही नहीं है। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। देखिए विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। बात बिल्कुल सही है। हर एक तत्वों के परमाणु क्या होंगे? अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे? क्योंकि उनके नाभिक में अलग अलग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। ठीक, किसी भी दिए गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान रासायनिक गुणों में समान होते हैं। बातें बिल्कुल गलत है। परमाणु अविभाज्य कण है। अच्छा, पहले के लोगों को पता नहीं था परमाणु में 3 पार्टिकल्स हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं परमाणु अविभाज्य कण है, तो परमाणु में क्या होता है? 3 पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन पहले के लोगों को पता नहीं था, इसलिए हमारी ये भी बातें क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं, पदार्थ के प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए पदार्थ की अगर बात करें, पदार्थ के प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉन मिल्टन ने? नहीं। किसने? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने क्या किया था? पदार्थ के प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, मेंडल जो होते हैं आपको पते होंगे हेरिडिटी से संबंधित होते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल की अगर बात करें, मेंडल होंगे तो ग्रेगर जॉन मेंडल है जो हेरिडिटी से संबंधित में देते हैं। ठीक है, लैवेसियर कौन है? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री है। फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है? लैवेसियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांतों के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। ठीक है, तो किस जो मतलब कह रहा है उस ब्रिटिश रसायन का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण की जब भी बात आए तो दोस्तों कौन है? जॉन डाल्टन है। कौन है? जॉन डाल्टन है। प्रोस्ट जो है
प्रोस्ट जो है प्राउस्ट की परिकल्पना होती है, वो उन्होंने सिद्धांत दिया था। लेवेसियर क्या है आपका फादर ऑफ केमिस्ट्री है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा कीड़ों का परीक्षण जो गोल्ड फॉल यानी कि सोने की पतली परत लेकर अल्फा कीड़ों का क्या किया था, उस पर बौछार कराया था और क्या किया था, न्यूक्लियस यानी कि एक बात बताया था कि परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान होता है कहाँ होता है, बीच में होता है। ये किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का अल्फा कीड़ों का फेमस क्या है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला हम पढ़ेंगे अणु परमाणु तथा तत्वों के प्रतिशत, यानी कि मैथमेटिक्स है, फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये मैथमेटिक्स है। कह रहे निम्न में से किस तत्वों का आणविक एवं परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। देखिए आणविक और परमाणुओं की संख्या, परमाणुकता किसमें अधिकतम होती है, तो अधिकतम बताना। देखिए फास्फोरस होता है कहाँ तक बताता है, फास्फोरस का कंपाउंड आप देखें तो फास्फोरस होता है P4 तक बनाता है। नियान और आर्गन की बात करें, नियान और आर्गन की बात करें तो देखिए जीरो ग्रुप मेंबर होते हैं। कौन सा ग्रुप मेंबर है, जीरो ग्रुप है। अगर जीरो ग्रुप मेंबर की बात करें, ध्यान रखिएगा, जीरो ग्रुप की बात करें तो जीरो ग्रुप के जो मेंबर होते हैं कौन कौन होते हैं, तो हीलियम है, और कौन है, नियान है, और कौन है सर, आर्गन है, और कौन है, क्रिप्टान है, और कौन है सर, तो जिनान है। ये जीरो ग्रुप के मेंबर होते हैं। इन सारे एलिमेंट की जो बैलेंसी होती है वो क्या होता है सर, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। मतलब ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। और इन्हीं को याद रखें दोस्तों, इन्हीं को क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस कहा जाता है। सल्फर की अगर बात करें, देखिए सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर क्या होता है, एसिड कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, एसिड कंपाउंड बनाता है। तो कह रहे हैं निम्न में किस तत्वों के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम हो सकती है, किसका होगा सर, सल्फर का होगा। फास्फोरस कितना बनाता है, P4 बनाता है। सल्फर कितना बनाता है, एसिड बनाता है। सल्फर अगर बात करें किस ग्रुप का मेंबर है तो सर 16 ग्रुप का मेंबर है। किसका मेंबर है, 16 ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, और किस ब्लॉक का है सल्फर, तो ध्यान में रखिएगा P ब्लॉक का है। कौन सा ब्लॉक है, P ब्लॉक, ध्यान रखिएगा कौन सा ब्लॉक, P ब्लॉक का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है Al2SO4 थ्राइज में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है। देखिए हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। अगर ऑक्सीजन के परसेंटेज की बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन की परसेंटेज की बात करें तो कैसे निकालेंगे, हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जिसका पूछा है उसको ऊपर मल्टीप्लाई 100 बटे क्या, कुल मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे। हमें क्या करना है, सल्फर का परसेंटेज निकालना है। सल्फर का अगर परसेंटेज निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। कितने मॉलिक्यूलर है, कितने मॉलिक्यूलर है, तो बोलेंगे सर 2 मॉलिक्यूलर है। एक मॉलिक्यूलर का कितना, 13 हो गया, तो कितना परमाणु भार कितना होगा, 13 दूना 26 1 27, क्योंकि कौन सा नंबर है, 13 विषम नंबर है, और विषम नंबर के लिए 27, तो 2 आइटम है तो कितना हो गया सर, 54 हो गया। क्या हो गया, 54 हो गया। प्लस सल्फर SO4 का निकालना, 3 से गुणा कर दो, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फास्फोरस 15 होता है, सल्फर 16 होता है। तो सल्फर कितनी बार है, अगर सल्फर की बात करें, सल्फर कितनी बार है, तो सर 3 बार है। कितनी बार है, 3 बार है। तो सल्फर 3 बार हो गया। एक सल्फर का कितना है, 32 होगा। परमाणु क्रमांक कितना होगा, 16 होगा। परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 32 होगा। तो देखिए 32 है तो 32 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 96। तो प्लस का क्या करेंगे, 96। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन देखिए 3 चौक को 12 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 16 में 12 का गुणा कर लीजिए। अगर 16 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 गुणे 12। अब इसको पूरी को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। पूरी को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अगर पूरे को हम जोड़ दें, ठीक है, पूरे को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पूरे को अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 16 गुणे 12 अगर बात करें तो 16 गुणे 16 दाम 160 होता है, और 12 को जोड़ दे कितना होगा, 132। 16 दाम 160, 16 दूना 32, यानी कि 192 हो गया। 192 54 प्लस 96, देखिए 192 54 प्लस क्या हो जाएगा, 96। अगर इस सारे को जोड़ दें सर, सारे को जोड़ना, देखिए 4 2 कितना हो गया, 6 6 6 12, 12 को 2 हो गया, और कितना बचा हासिल, 1 बचा। 9 5 कितना हो गया सर, अगर 9 और 5 की बात करें तो कितना होगा, 9 5 की बात करें तो 14 हो गया। और 14 में अगर 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, 23 1 24, 24 को कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। हासिल बचा 2, और 1 1 कितना हो गया, 1 2 1 कितना हो गया सर, 3 हो गया, तो 342 हो गया। अगर सल्फर का परसेंटेज निकालना तो क्या लिखेंगे, सल्फर का परसेंटेज इक्वल टू, यानी कि देखिए अगर सल्फर का परसेंटेज देखें तो सल्फर का जो परसेंटेज होगा, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है, सल्फर का परसेंटेज, सल्फर कितना बार है, देखिए सल्फर का परमाणु भार कितना हो रहा है,
32 96, तो लिखेंगे क्या 96 गुणे 100 बटे क्या कर देंगे सर 342 कर देंगे। कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 56.1 के करीब में आएगा। कितना आएगा 56.1 के करीब में आएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 56.1 आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सर, सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बताते हैं पूरे का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, जिस एलिमेंट्स क्या कहेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, परसेंटेज वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण के बारे में सही नहीं है। कौन से प्रमाण के बारे में क्या है, सही नहीं है। देखिए, दो तत्वों का प्रमाण समान होते हैं। देखिए बिल्कुल बात, दो तत्वों का प्रमाण कैसे समान हो सकता है। अगर अलग अलग तत्व है तो उनके न्यूक्लियस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या तो अलग होगा ना। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु है, फॉर एग्जांपल देख लें, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु है तो हाइड्रोजन में कितने होंगे, वो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, एक प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन 0 होगा। लेकिन यही मान लीजिए अगर हीलियम का है तो हीलियम का परमाणु होगा तो इसमें कितने, दो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे। तो यही कह रहे हैं कि दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, तो दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं लिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, तो पहला ये ऑप्शन क्या हमारा सही नहीं है। बाकी सब क्या है, सही है। वे 10⁻⁻10 मीटर के क्रम में प्रसारण होते हैं, बिल्कुल बात सही है। परमाणु के आकार में बहुत छोटे होते हैं, भी बात सही है। एक तत्व का परमाणु सभी अवस्था में समान होते हैं, ये भी बात क्या है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, तो किस यौगिक में संबंध में अधिक परमाणु होते हैं, तो पर हमें क्या करना है, परमाणु गिनना है। अब परमाणु कैसे गिनेंगे, देखिए 1 2 2 कितना हो गया 4, यहाँ पे 4 परमाणु में कितने परमाणु हैं 4, यहाँ पे कितना हो गया 2 1 3 हो गया। अब आप लोग बताइएगा, यहाँ देखिए 2 और यहाँ पे 2 1 3 और 4 3 कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ पे बताइए 2 2 2 4 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो आप लोग बताएं परमाणु किस में अधिक है, तो बोलेंगे सर बी ऑप्शन में अधिक है। कितने किस में अधिक है, तो बोलेंगे बी ऑप्शन में अधिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर देखा है, अगर कैल्शियम के एटॉमिक नंबर की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, और 20 कैसा नंबर है, सम संख्या है ना, 20 कैसा है सम संख्या, तो 20 दूना कितना हो जाएगा सर 40। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा। देखिए NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा। अगर नाइट्रोजन की प्रतिशत वैल्यू की बात करें तो ध्यान में रखें, पहले हम क्या करेंगे पूरा का निकाल लेंगे, पहले हम क्या करेंगे पूरा का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। देखिए नाइट्रोजन का 7 होता है और 7 ये अपवाद में है, तो इसका परमाणु भार कितना होता है 14, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 28। तो क्या करेंगे 28 गुणे 100 कर देंगे, बटे क्या करेंगे पूरा का निकाल लेंगे, बटे क्या करेंगे पूरा का निकालेंगे। ऑक्सीजन का एक एटम का कितना, ऑक्सीजन का एक एटम का कितना 16, और 16 3 एटम है तो कितना हो गया 48, तो 16 3 कितना हो गया 48, और 48 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52, और 52 में 28 जोड़ दें तो 52 प्लस 28 देखिए कितना हो जाएगा, 52 प्लस 28 अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा 8 2 10 5 2 7 1 8 हो गया 80 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको 80, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ हो जाएगा 280 बटे 8 कर देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, भाग करें तो आपको पता है 8 तरीके कितना होता है, 8 तरीका अगर बात किया तो 8 तरीका 24 हो गया, 8 पंजे 40, तो कितने प्रतिशत हो जाएंगे सर 35% हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कितने प्रतिशत 35% हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। CO2 देखिए CO2 का, अब देखिए कार्बन का पूछ रहा है तो कार्बन का कितना होता है 12 गुणे क्या कर देंगे सर 100 कर देंगे, 100 कर देंगे, बटे C कार्बन 12 हो गया। ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का कितना 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना 32 होगा, और 32 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे देखिए, अब इसको भाग कर लेंगे, क्या करेंगे इसको भाग कर लेंगे। तो इसको अगर हम भाग करें तो कितना आ जाएगा, इसको अगर भाग करते हैं सर तो देखिए कितना हो जाएगा, अगर इसको काटें हम तो देखिए 2 से कट्टा तो 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया सर 22 हो गया, कितना हो गया 22 हो गया, फिर ये कटेगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 300 हो गया और बटे क्या हो गया 11 हो गया। इसको भाग करेंगे तो 27.3% के इक्वल आएगा। कितना आएगा 27.3% के इक्वल आएगा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि H2O के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत वैल्यू, फिर प्रतिशत वैल्यू निकालना है। अब देखिए हाइड्रोजन है तो देखिए ऑक्सीजन का 16 है, 16 2 18, किसका निकालना है? हाइड्रोजन का निकालना है। यानी कि 2 गुणे क्या करेंगे, 2 गुणे 100 बट्टे क्या कर देंगे, बट्टे कितना 18 कर देंगे। क्या करेंगे 18। तो 200 में 18 से हम क्या करेंगे सर, भाग कर देंगे। 200 हम किससे भाग करेंगे, 18 से। तो परसेंटेज वैल्यू कितना आ जाएगा, 11.11% आ जाएगा। एक ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 72 है उसको देखते हैं। 72 क्या कह रहा है, कह रहा है पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसको स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अगर अस्तित्व की बात करें, ठीक है, तो स्वतंत्र अस्तित्व किसका होता है सर, अणु का होता है। किसका होता है, अणु का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। देखिए इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल -e होता है। क्या होता है, -e होता है। इसके अगर चार्ज की बात करें यानी कि आवेश की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है, 19 कूलम। अगर इसके द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करें यानी कि मास होता है, मास की बात करें कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसीलिए तो इसका सिंबल 0 होता है। क्या होता है, इसीलिए इसका सिंबल 0 होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि अणु शब्द से परिचय द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। मतलब अणु शब्द का जो परिचय था 1896 में किसने कराया था, इसके बारे में हमें जानना है। देखिए अणु शब्द का जो परिचय था 1896 में विलियम ओस्टवाल्ड ने कराया था। किसने कराया था, विलियम ओस्टवाल्ड ने। डाल्टन ने क्या दिया था, डाल्टन की बात है पता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम दिए थे। महर्षि करात क्या थे, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है, जिस मतलब केमिस्ट्री में क्या किए थे, भी अपना योगदान दिए थे। ठीक है, मतलब ये बताते पहले के लोग, पहले का मानना था कि केमिस्ट्री क्या है कि मतलब जो पूरी ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने क्या किया था, जो प्राउस्ट की परिकल्पना हाइपोथेसिस बहुत डिटेल्स थ्योरी होती है। ठीक, तो अणु शब्द का परिचय जो कराया था विलियम ओस्टवाल्ड ने कराया था। ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे किस यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को कहा जाता है। देखिए किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को हम लोग क्या कहते हैं सर, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को हम लोग क्या कहते हैं सर, अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। न्यूट्रॉन हमको पता है, ये परमाणु पता है। ये नाभिक क्या होता है सर, किसी भी परमाणु की संरचना में जो बीचों बीच में है ना, ये इसी को हम क्या कहते हैं, नाभिक। और नाभिक में रहता कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं, तो चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों ओर उसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं अणु का गठन करने वाला परमाणुओं की संख्या को इसके स्वरूप जाना जाता है। अणु का गठन करने वाला परमाणुओं की संख्या को इसके स्वरूप में जाना जाता है। नहीं, अणु का जो गठन है, किसका गठन है, अणु का गठन है। तो अणु का अगर जो गठन हो रहा है, मतलब ये कह रहा है कि अगर फास्फोरस P4 का निर्माण कर रहा है, सल्फर एसिड का निर्माण कर रहा है, O2 को निर्माण कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसी को तो परमाणु कथा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, परमाणु कथा कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या है, संयोजकता क्या, तीनों के बारे में बात कर देते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी तत्व में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को कुल संख्या को हम क्या कहते हैं सर, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास इक्वल टू, कौन सा मास, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है सर, परमाणु भार, सॉरी एटॉमिक मास इक्वल टू जो होगा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये होता है। प्रोटॉन का सिंबल P+ होता है, न्यूट्रॉन का सिंबल N0 होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु कथा क्या है, परमाणु कथा के बारे में बताए थे कि कोई भी जब तत्व कितने परमाणुओं से मिलकर वो यौगिक बना रहा है, उसी को क्या कहते हैं, परमाणु कथा। जैसे फास्फोरस की परमाणु कथा यहाँ क्या हो जाएगी सर, 4 हो जाएगा। सल्फर का कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व में प्रोटॉनों को कुल संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। उसमें कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलेंगे, परमाणु क्रम बोलते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं सर,
कोई भी तत्व कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, वही उसकी क्या होती है, संयोजकता, यानी कि बैलेंस ही कहते हैं। कोई भी तत्व कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन को मतलब ग्रहण कितना कर रहा है या डोनेट कितना कर रहा है। ग्रहण करेगा तो भी उसकी संयोजकता है, दान करेगा तो भी उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, संयोजकता क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अणु शब्द को किसने प्रतिपादित किया था। जो अणु शब्द था ये किसने बताया था अणु शब्द को। तो देखिए अणु शब्द को बताने वाले जो साइंटिस्ट आपको क्या है, डेमोक्रेटिक्स हैं। कौन है, डेमोक्रेटिक्स हैं। अणु शब्द को जो बताया था वो किसने बताया था, डेमोक्रेटिक्स ने बताया था। जार्ल डाल्टन क्या थे, द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान संरक्षण नियम दिए थे। ई रदरफोर्ड क्या है, अल्फा क्रेडो का प्रकरण है। जे थॉमसन क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। कौन सा हो गया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक को किसी के हिस्से या एक यौगिक के उस अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उसे तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। देखिए अगर इसकी क्वेश्चन की बात करें, हम कह रहे हैं अणु तत्व सबसे छोटा। देखिए एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के सबसे छोटा अंश के रूप में परिभाषित किया जाए। देखिए एक अणु ले लें तो क्या हो गया, तत्व के हिस्से का यौगिक का सबसे छोटा है ना, यानी कि हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अणु तत्व का सबसे बड़ा, तो बड़ा तो होता ही नहीं है। सब अगर बात करें परमाणु की बात करें, अणु की बात करें, नाभिक की बात करें, तो सब के सब क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं ना, अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते, नॉन विजिबल हैं। ये ध्यान में रखिएगा, नॉन विजिबल है। जो नॉन विजिबल है क्या, बहुत ही छोटा है। अणु द्रव्यमान, द्रव्यमान की सबसे छोटे, देखिए द्रव्यमान तो आ नहीं सकता, तत्व की बात कर रहा है, तत्व की बात कर रहा है, तो ये भी क्या हो, गलत होगा। इलेक्ट्रॉन तत्व सबसे छोटे। देखिए कोई भी परमाणु जो बनता है, परमाणु बनता है तो उसमें 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ओनली वन किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। बाकी सारे एलिमेंट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, के अणु में कितने परमाणु मौजूद है। सर गिन लीजिए कितना है, आप बताइए। कैल्शियम 1 हो गया और 2 1 कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 2 2 दूना 4, 4 1 कितना हो गया, 5। कितने परमाणु है, 5 परमाणु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है CO2 में CO और O2 का द्रव्यमान द्वारा अनुपात में मौजूद है। CO2 में C और O2 का द्रव्यमान द्वारा अनुपात है। अब हमें क्या करना है सर, द्रव्यमान अनुपात बताना है। क्या करना है, द्रव्यमान अनुपात बताना है। अगर द्रव्यमान अनुपात की बात करें, देखिए CO2 में तो कार्बन कितना हो गया सर, 12, कार्बन का 6 होता है, 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना, 16, ऑक्सीजन कितना, 16, 2 है तो कितना हो जाएगा सर, 32 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 32। भाग कर दे किससे सर, 4 से भाग कर दे, कितना आएगा, तो 4 3 12 और 4 बटे 32, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अणु के गठन करने वाला परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। जो अणु का गठन करने वाला होता है परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं। सर अणु को गठन करने वाला, जितने कोई भी अणु बन रहा है, मान लीजिए फास्फोरस P4 बना रहा है, और क्या ऑक्सीजन O2 बना रहा है, हाइड्रोजन H2 बना रहा है। हाइड्रोजन क्या कह रहा है सर, हाइड्रोजन जो क्या कर रहा है, H2 बना रहा है। इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है सर, बोलोगे 4 है। इसमें कितनी है सर, 2 है। इसमें कितनी है सर, 2 है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमाणिकता कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, प्रमाणिकता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मोल संकल्पना एवं अवगाद्रो संख्या। मोल संकल्पना, मोल के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले मोल के बारे में पहले तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कैसे कैसे हैं। अवगाद्रो कॉन्सोनेंट क्या है उसके बारे में बता देते हैं। मोल की संकल्पना की बात करें तो जो मोल का संकल्पना होता है, देखिए मोलों की संख्या इक्वल टू जो होता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मोलों की संख्या, जो मोल की संख्या होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, भार बटे अणुभार कहते हैं। यानी कि भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। भार आपको दिया रहेगा, अणुभार आपको याद रखना ओड नंबर और इवेन नंबर से। बताया ना कि सम संख्या होगा तो परमाणु क्रमांक में 2n कर देना, और विषम संख्या होगा तो क्या होगा 2n
+1 कर देना, निकल जाएगा। लेकिन अपवाद में याद रखना कौन कौन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन 20 तक के लिए कौन कौन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। क्लोरीन कितना 35.5 है, नाइट्रोजन कितना है 14 है, हाइड्रोजन कितना है तो 1 होता है। कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्रमशः देखो, कार्बन का 6 दूना कितना हो गया सर 12 हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताएं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन अगर H2 होता तो 2 होता, लेकिन ओनली वन कार्बन, कार्बन का मतलब C की बात कर रहा है, हाइड्रोजन का मतलब H की बात कर रहा है। तो कार्बन का कितना हो गया सर 12 और एक हाइड्रोजन कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि 12U और 1U होगा, कितना होगा 12U और 1U होगा। ठीक है, अवोगाद्रो कॉन्सोनेंट की बात करें तो याद रखिएगा अवोगाद्रो को रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और इसका जो मान होता है कितना होता है 6.022 इंटू 10 पे पावर कितना होता है सर 23 होता है, कितना होता है 23 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ऑक्सीजन के एक अणु के द्रव्यमान है, अगर ऑक्सीजन का एक अणु है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के एक अणु अगर जो है एक मॉलिक्यूल है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो आप बताइए अगर ऑक्सीजन का एक अणु है मतलब ये O2 के फॉर्म में होगा, किसके फॉर्म में होगा O2 के फॉर्म में होगा। परमाणु द्रव्यमान निकालना सर, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा सर 32 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, उसका द्रव्यमान निकालना है। तो मास इक्वल टू जो होता है फार्मूला अणु भार बटे, देखिए ध्यान रखिएगा, अणु भार बटे क्या हो जाएगा अवोगाद्रो कांस्टेंट, क्या होगा अवोगाद्रो कांस्टेंट। मास इक्वल टू क्या होगा अणु भार बटे अवोगाद्रो कांस्टेंट। अब देखिए अणु भार कितना है सर, अणु भार कितना है तो बोलेंगे सर 32 है। अवोगाद्रो कांस्टेंट क्या करना है सर, आपको याद रखना है, क्या करना है याद रखना है, कितना होता है तो 6.022 इंटू 10 पे पावर क्या होता है सर 23 होता है। अब सर भाग कैसे करें तो ध्यान में रखो 23 को ऊपर कर दो तो माइनस हो जाएगा, तो देखो नीचे प्लस है ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 32 में 6 से क्या करो भाग कर दो, तो 23 को ऊपर करोगे तो माइनस हो जाएगा और 32 में 6 से भाग करोगे तो 5.3 आएगा। तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा वो 5.3 गुणे 10 पे पावर माइनस 23 ग्राम हो जाएगा। कितना होगा 5.3 गुणे 10 पे पावर माइनस 23 ग्राम हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में परमाणु कितने मौजूद होते हैं। देखिए परमाणुओं की संख्या इक्वल टू, और फार्मूला की बात करें तो परमाणु की संख्या इक्वल टू, देखिए परमाणु की संख्या, किसकी संख्या परमाणु की संख्या। अगर परमाणु की संख्या की बात करें, परमाणु की संख्या की बात करें, जाइए एटम की बात करते हैं सर, एटम। ठीक है, एटम अगर परमाणु के, एटम मतलब परमाणु ही होता है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो सर परमाणु होता है, और इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलते हैं एटम बोलते हैं। ठीक है, एटम की संख्या की बात करें तो क्या होता है सर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया 144 ग्राम। तो देखिए W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को M से, यानी कि एटम इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान रखिएगा एटम इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है सर 144 है। मैग्नीशियम दिया है, परमाणु क्रमांक कितना 12 है, सम संख्या तो 2 से क्या करें गुणा कर दें, 12 दूना 24, तो यहाँ हो जाएगा सर 24। भाग कर दे सर, बताइए कितना आएगा सर 6 आएगा, कितना आएगा 6। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 273 केल्विन पर 1 डेमीक्यूब क्षमता को एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी। देखिए न्यूनतम दाब की बात कर रहे हैं, कौन सी मात्रा जो है इसकी न्यूनतम दाब डालेगी। ठीक है, अगर न्यूनतम दाब की बात करें सर, ठीक है, तो 0.0335 ग्राम जो होगा ये क्या करेगा सर न्यूनतम दाब डालेगा। अब सर कैसे डालेगा, देखिए कह रहा है प्रश्न ध्यान से पढ़ें, 273 केल्विन पर 1 डेमीक्यूब क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी। देखिए तो यहाँ पे सर अमाउंट क्या है सबसे मिनिमम है, यहाँ पे अमाउंट क्या होगा इसका सबसे मिनिमम होगा। यहाँ पे 0.02 मोल दिया हुआ है, 0.02 मोल दिया है। अगर जिसका भार निकालेंगे तो क्या करेंगे मोलों की संख्या, जो मोल है मोलों की संख्या मल्टीप्लाई अवोगाद्रो स्थिरांक कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ भार ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ भी अवोगाद्रो स्थिरांक दिया है तो यहाँ पे क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा,
क्योंकि अगर एक मोल में एक ही मोल होगा तो भी गुणा करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे भी भार क्या ज़्यादा है, तो सबसे भार कम कौन है? अगर सबसे भार जिसका कम होगा, जब से द्रव्यमान जिसका कम होगा, वो क्या करेगा? दाब भी तो न्यूनतम डालेगा। समझ में आ रही बात है? जैसे मान लो अगर उसका द्रव्यमान क्या है, कम है, द्रव्यमान जिस वस्तु का कम होगा तो भार भी क्या करेगा सर? न्यूनतम डालेगा ना। तो इसलिए क्या होगा? द्रव्यमान इसका कम है, इसलिए क्या होगा? न्यूनतम दाब डालेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के ग्राम को, क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन का ग्राम का आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है, ऑक्सीजन का घनत्व इतना है, तो ऑक्सीजन का आणविक आयतन कितना होगा? अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, ठीक है, तो आयतन की बात करें, ठीक है, अगर इसकी आयतन की बात करें, हम ऑक्सीजन के आयतन की बात करें, तो देखो डेंसिटी कितना दिया हुआ, कितना है, तो देखो टोटल 32 ग्राम है। कितना ग्राम है? 32 ग्राम है। और डेंसिटी, क्योंकि आप फार्मूला पढ़े होंगे, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है सर? डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम यहाँ, अगर इसको यहाँ कर दो क्रिस करा, तो मास बाई डेंसिटी हो जाएगा, इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास बाई डेंसिटी, और डेंसिटी कितना दिया? 1429। अगर इसको भाग करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? 22.4 लीटर आएगा सर। कितना आएगा? 22.4 लीटर आएगा, जो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। याद रख लें दोस्तों ये फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। यानी घनत्व इक्वल टू क्या होता है? घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? अगर द्रव्यमान की सबसे अधिक की बात करें, सिंपल सा ध्यान में रख लेना, जिसके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? अधिक होंगे, उसका द्रव्यमान क्या होगा? अधिक होगा। जिसके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? अधिक होंगे, उसका द्रव्यमान क्या होगा? अधिक होगा। अब हमें क्या करना है सर? इसको पहचानना है कि किसका द्रव्यमान अधिक है। NH3 को देख लो, NH3 को देख लो, इसका द्रव्यमान कितना? इसका देख लो, NH3 का निकालोगे तो नाइट्रोजन कितना होता है सर? 14 3 कितना हो जाएगा सर? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कार्बन का देख लो, कार्बन का कितना हो जाएगा सर? कार्बन का कितना है? देखो कार्बन का 12 हो जाएगा। ठीक है, CO2 का कितना होता है सर? 44 हो जाएगा। और 1 ग्राम लोहा दिया हुआ है, 1 ग्राम लोहा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसके मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ पे क्या दिया? अणु दिया हुआ है। अणु क्या है? सबसे छोटा है। अणु क्या है? सबसे छोटा होता है। यहाँ प्रमाण दिया है, ये भी क्या है? छोटा है। ठीक है, यहाँ 1 ग्राम दे दिया है। ठीक है, और हमें क्या बताया? किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, हमें बताना है। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान सबसे अधिक होगा किसका होगा सर? अमोनिया का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अमोनिया का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या बताइए। अगर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 हो गया, तो कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या बताइए। अगर उसका परमाणु द्रव्यमान 12 है तो उसमें कितने अणु होंगे हमें ये बताना है। और अणुओं की संख्या क्या होता है? अणुओं की संख्या इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो आप लोग बताएं 24 में 12 से भाग करेंगे कितना आएगा सर? बताएं 24 में 12 से भाग करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि अणुओं की संख्या इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? SO2 के 0.6 अणुओं में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होंगे? परमाणुओं की संख्या क्या? परमाणुओं की संख्या इक्वल टू क्या होता है सर? परमाणुओं की संख्या इक्वल टू होता है मोलों की संख्या मल्टीप्लाई अवोगाद्रो स्थिरांक। क्या होता है? परमाणुओं की संख्या इक्वल टू होता है मोलों की संख्या अपान मोलों की संख्या अपान क्या होता है? अवोगाद्रो स्थिरांक। अब देखिए SO2 है, सल्फर है, देखिए 32 हो गया, सल्फर का कितना होता है? 16 32, और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32 हो गया, तो टोटल कितना हो गया सर? 64 हो गया। कि 0.6 अणु है, कितने अणु है? 0.6 अणु है। अब हम इस क्या करेंगे? अवोगाद्रो कांस्टेंट से क्या करेंगे? मोलों की संख्या निकाल लेंगे। देखिए मोलों की संख्या इक्वल टू क्या करेंगे सर? मोलों की संख्या इक्वल टू भार बटे अणु भार कर लेंगे। क्या करेंगे? अणु भार कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे? परमाणुओं की संख्या इक्वल टू क्या करेंगे? परमाणुओं की संख्या इक्वल टू क्या करेंगे? परमाणुओं की संख्या इक्वल टू क्या होता है? मोलों की संख्या मल्टीप्लाई क्या होता है? मोलों की संख्या
मल्टीप्लाई क्या होगा, अवगाद्रो स्थिरांक हो जाएगा। मतलब इतना कॉन्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका सवाल ही लग जाएगा। ठीक है, हम इसको आंसर बता देते हैं। 88 में अगर बात करें सर, तो 88 में जो आपका आंसर होगा 3.61 हो जाएगा, 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है PbOHCl में PbCl2H2 के समीकरण पर ध्यान दें और उक्त समीकरण के संतुलित हुए तो HCl के कितने मोल्स की आवश्यकता होगी। देखिए अगर HCl की मोल्स की बात करें, क्या करें, मोल्स की बात करें, तो देखिए इधर Cl2 2 है, इधर क्या करें 2 से करते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया, यानी कि इसके मोल कितनी आवश्यकता होंगे सर, 2 मोल की क्या होगी, आवश्यकता होगी। कितने मोल की आवश्यकता होगी, 2 मोल की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑक्सीजन के 0.3 मोल्स में द्रव्यमान क्या होगा। देखिए ऑक्सीजन के 0.3 मोल्स है, द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है। अगर द्रव्यमान इक्वल टू बात करें सर, द्रव्यमान इक्वल टू अगर बात करें तो नंबर ऑफ मोल, यानी कि मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि अणुभार। क्या हो जाएगा, अणुभार। किसका है सर, ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन किसके फॉर्म में रहता है सर, O2 के फॉर्म में रहता है। कितना हो जाएगा सर, 32 हो जाएगा, 1 16 32। अब 32 में कितना से गुणा करोगे बताओ, 0.3 मल्टीप्लाई कर दो, 32 कर दो, कितना हो जाएगा 9.6 ग्राम। कितना हो जाएगा 9.6 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या। मोलों की संख्या इक्वल टू, देखो क्या होता है, मोलों की संख्या की अगर बात करें, मोलों की संख्या की अगर बात करें तो मोलों की संख्या इक्वल टू होता है भार बटे, क्या होता है सर, भार बटे अणुभार होता है। क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। भार बटे अगर अणुभार की बात करें कितना हो जाएगा सर, भार कितना है 90 और H2O का अणुभार होता है सर 18 है, तो 18 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 × 5 90 हो जाएगा, यानी कितने हैं सर, कितने हो जाएंगे सर, 5 मोल हो जाएंगे। और 92 की अगर बात करें तो कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। देखिए अगर 1 मोल होंगे तो कितने संख्या होंगी, अवगाद्रो स्थिरांक के बाद क्या होंगे, उतने अणु होंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो होते हैं 6.02 10⁻23 क्या होते हैं, अणुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 100 ग्राम ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। 100 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो मोलों की संख्या कितनी होगी, 1 मोल होगा, और 1 मोल होगा तो अवगाद्रो स्थिरांक के बराबर क्या होगा, उसमें परमाणुओं की संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे देखते हुए कि ऑक्सीजन का 1 मोल परमाणु वजन 16 ग्राम है, तो ओजोनों का अणुभार कितना होगा। ओजोनों का अगर फार्मूला की बात करें तो O3 होता है, और इस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि अवशोषण करता है। ठीक है, अगर इसका देखें तो 3 परमाणु हैं, एक परमाणुओं का कितना 16 है, तो 3 परमाणु का कितना होगा 48 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 48 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 48 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि रसायन शास्त्र में कण मोल शब्द का परिचय किसने कराया था। जो रसायन शास्त्र में कण मोल शब्द का जो परिचय कराया था, किसने कराया था, विलियम ओस्टवाल्ड ने कराया था। किसने कराया था, विलियम ओस्टवाल्ड ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि रसायन के लिए गणना की इकाई है। देखिए रसायन के लिए जो गणना की इकाई होती है वो क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है, मोल रसायन के लिए क्या गणना की इकाई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के परमाणु द्रव्यमान 27 है, तो एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या बताना। देखिए अणुओं की संख्या इक्वल टू अगर बात करें, अणुओं की संख्या इक्वल टू अगर हम बात करें तो जो अणुओं की संख्या होता है, अणुओं की जो संख्या होता है वो क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो भार बटे अगर अणुभार की हम बात करें तो भार कितना है सर, भार दिया है कितना 54 ग्राम, तो 54 बटे 27, और जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 98 कि मोल की सही परिभाषा इनमें से कौन सी है। तो मोल की अगर सही परिभाषा की बात करें, ठीक है, तो कौन सा होगा, यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। बिल्कुल बात सही है।
इसमें दिए हुए पदार्थों का 6.02, देखिए ये बातें गलत दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अवगाद्रो स्थिरांक का मान कितना होता है 6.02 इंटू 10 पे पावर क्या होता है 23 होता है। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है, ये भी बात सही है। इसमें दिए हुए पदार्थों के 6.02 टू 10 पे पावर 23 अणु होते हैं, ये बात सही है। यानी कि ए बी और डी ऑप्शन क्या है हमारा, ए बी सी डी ऑप्शन क्या है, सही है, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं N2 के गैस के 0.5 मोल का द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखिए अगर N2 के 0.5 मोल है, N2 के कितने मोल है 0.5 मोल है, तो द्रव्यमान क्या होगा। देखिए द्रव्यमान मास इक्वल टू जो होता है, फार्मूला की बात करें तो मास इक्वल टू क्या होगा, मोलों की संख्या मल्टीप्लाई क्या होता है सर, अणुभार होता है। क्या होता है, अणुभार होता है। अब देखिए मोलों की संख्या कितनी है 0.5 मोल, 0.5 मोल कर देंगे। N2 है, N2 का कितना, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का कितना होगा 28, तो क्या करेंगे 28 से गुणा कर देंगे, तो 28 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 ग्राम आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है। अगर 1 मोल है तो उसमें कणों की संख्या क्या होती है, उसके अवगाद्रो स्थिरांक के बराबर क्या होती है, उसमें कणों की संख्या होती है। और अवगाद्रो स्थिरांक कितना होता है 6.022 इंटू 10 पे पावर क्या होता है 23 होता है। ठीक,